फैसल वाड़ा साहब, बात फिर वही है कि इसमें इस सारी सूरत में जब इलेक्शन होते हैं तो क्या बनेगा सर? सिलेक्शन तो आपको अदालत ने बता दिया कहाँ जा रहे हैं। आप तो वो नाअहली भी खत्म होने वाली है, रास्ते खुल गए हैं, मैदान चला चट है सर। अकेले आप भागे और फिर चौथे नंबर पे आए तो फिर तो नलायकी आप नवाज शरीफ को एक्सेप्ट कर लेगी कौम और बाकी पार्टीज। देखिए सर, सारी पार्टियां तो वापस इक़्तिदार में होगी, PDM 2 बन जाएगी। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं अगले 2 साल बाद हम कहेंगे ये फैसला गलत होता, को रुकन बढ़ के फिर ये इसको उड़ा देंगे, दूसरे को ले आएंगे। तो ये खेल से खत्म हो। और अभी सर मैं आपको बताऊं, ये जमहूरी ढांचा जो है ना बदबूदार एक्सपायर्ड लोगों का, ये तो सर पाकिस्तान के मसले सॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर आप वो जमहूरियत के मजे लेने, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था सर जब तक मैं काबीना में नहीं था कि हम जज भी खुद लगाते हैं। तो आपने अभी भी हमारे पास कुछ हमारे तवार के लोग लगे हुए, भाई भाभे चचे दादा मामा लगे हुए, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और ये जो अनफॉर्चुनेट हम देख रहे हैं कि रोज आप क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि एक तरफ फैसला आया, दूसरी तरफ वो फैसला चेंज हो गया। जब तक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट आप नहीं रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अब तो कोई, मुझे तो अब ये लगता है कि जिस मुजरिम को आप ये कहोगे कि तुझे कत्ल की सजा दे दी है, वो कहेगा ठीक कोई बात नहीं, अगली बार आएगा दूसरा जो आएगा वो कहेगा कि इसका रिव्यू पिटीशन डालो। लेकिन दूसरा जज जाएगा तो वही जज भी अब तो दूसरा बेंच अगर आ जाएगा तो फिर हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, बेंच जो मैं कहता हूँ 2 को 4 को बेंच ही होता है ना सर। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये सब कुछ सवाल करने होंगे। 144 नंबर पे हमारी अदलिया, क्रिकेट में हम सेंचुरी नहीं बना सकते, ठीक है सर, लेकिन हम बहुत जल्दी डबल और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं और मुल्क का भट्टा बिठा रहे हैं। उसका जवाब दे तो होना पड़ेगा और सजाएं देनी पड़ेंगी आपको। फिर आप जब अपने वहां से सजाएं शुरू करेंगे, फिर आप हमारी पकड़ियां में चले, हमें भी सजाएं दें, फिर आप ताकतवर हलकों की तरफ उनको पुश करेंगे। एक दफा निजाम तो ठीक करें। निजाम ठीक होने के लिए फिर ये ना हो कि रेवोल्यूशन आ जाए। रेवोल्यूशन आएगा तो फिर वो खूनी रेवोल्यूशन आएगा। अच्छा मुस्तफा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये वाकई को रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं या ये जो पार्लियामानी निजाम है यही अल्टीमेटली कोई ना कुछ चीज कुछ ना कुछ फल देगा? जय साहब, रेवोल्यूशन की तरफ तो हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल ठीक है, नहीं बढ़ रहे। वो तो खैर उसके लिए लवाजमात और कौम का होना जरूरी है। यहाँ पर हम फिरकों में बटे हुए हैं, सूबाइयत में बटे हुए हैं, हमारी बहुत ज्यादा तफरीकें। यहाँ पर तो एनाकी हो सकती है, यहां पर हम इंप्लोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे कोलैप्स कर रहे हैं। किसी अब सुप्रीम कोर्ट की मुझे बताएं क्या सैंक्टिटी रह गई, पार्लियामान की क्या सैंक्टिटी है, क्या सियासी जमातों की कोई सैंक्टिटी रह गई, नैब की क्या रह गई, मीडिया की क्या रह गई, नैब की क्या रह गई। हर जगह जो है ना हम एक शिकार है इस चीज का। और इसको ठीक करने के लिए हमें मैसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसको रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, लेकिन वो रिफॉर्म्स कौन अंडरटेक करेगा? मुझे तो यह लग रहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस कंटिन्यू करेगा। जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो इलेक्शंस नहीं है, सिलेक्शंस हैं। ठीक। उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ हुकूमत थमाई जाएगी। 2018 के इलेक्शन में दूध में पानी मिला के इमरान खान साहब को फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचाया। इस वक्त पानी में दूध मिला के नवाज शरीफ साहब को फिनिशिंग लाइन पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है। इतने हालात उनके मुस्लिम लीग नून के ऑन ग्राउंड खराब है। जो 16 महीने की हुकूमत का जो बोझ है वो इस तरह के बयानियों से बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। वो बोझ से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। तो आने वाले वक्त में पॉलिटिकल क्राइसिस मजीद बढ़ेगा। उसके नतीजे में सारी उसकी कॉस्ट पिछले 7-8 सालों से अवाम पे कर रही है, दोबारा अवाम पे करेगी। महंगाई की नई लहरें होंगी। और जो हमारा सिक्योरिटी क्राइसिस है वो जब तक कोई पॉपुलर हुकूमत नहीं होगी, जिसके पास अवामी ताईद नहीं होगी, आप नहीं लड़ सकेंगे। आपको ये अवामी ताईद। बहरहाल ये सारे खदशे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हर इंसान हर शहरी के ज़हन में है। साहब के वकला का ये कहना है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, लेकिन असल खबर यह है कि फर्द जुर्म आयद भी हो चुकी है। वो फर्द जुर्म इमरान खान साहब को पढ़ के भी सुनाई गई। हाँ, अलबत्ता यह बात दुरुस्त है कि दोनों ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि हम केस लड़ेंगे, हम इस जुर्म को तस्लीम नहीं करते। और एक खबर जो अंदर से निकली वो ये भी था कि इमरान खान साहब की तू तकार हुई जज साहब के साथ और बाकायदा ठीक ठाक किस्म की गुफ्तगू खान साहब ने भी की और दूसरी तरफ से जज साहब उनको रोकते रहे। लेकिन खान साहब का रवैया बड़ा एग्रेसिव था और उनका यह कहना था कि ये जो मैंने आलमी इस्टेब्लिशमेंट और लोकल इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज किया है, इसको भी मेरे जुर्म के अंदर शामिल किया जाए। तो खान साहब का जो रवैया था वो आज अदालत के अंदर मुनासिब नहीं था। अब अगर इस रवैये को देखा जाए और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की आज की जो तकरीर है उसको देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ इलेक्शन में जाना चाहते हैं और खान साहब का तो ऐसे पुराना यही है स्टांस है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खड़े हुए हैं, अभी तक खड़े हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर दोनों बड़ी पार्टीज इस नैरेटिव के साथ इलेक्शन में जाएंगी तो फिर सिस्टम आगे कैसे चल सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच
बेंच ने फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के केसेस की इजाजत दे दी। जो पहला फैसला था 23 अक्टूबर का, उसे कलअदम करार दे दिया गया और उस फैसले के खिलाफ एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका ख्याल यह था कि शायद उनके सिविलियन जो उनके ओहदेदार हैं वो शायद फौजी अदालतों से बच जाएं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है, यह भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल वाड़ा साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, दोनों सीनियर सियासतदान हैं। आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। वाड़ा साहब, अब आपकी पुरानी पार्टी है, ये सारी चीज़ें अब देखें, एक तो सिविलियन के केसेज हैं, जाहिर है वो है, और दूसरा खान साहब जो है ना वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव लेना चाहते हैं। तो ये सारी सूरत में बनेगा क्या जी, वैसे कैसे आगे बढ़ेगी पार्टी? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें, तो आप आस्किंग फॉर ट्रबल वाली बात है ना, आप बिला वजह उस हद तक जा रहे हैं जिस हद तक जाने की जरूरत नहीं है, और जो चीज़ हो गई है वो तो हो गई है। बंदूक तो चल गई है, गोली भी चल गई है, खुद भी चला दी है। तो आप कानून से तो आप कहते हैं ना कि हर चीज़ से बच सकते हैं कि जब पकड़ होती है तो फिर छोटी चीज़ पे पकड़ हो जाती है। आप बैठे सीधे क्यों नहीं थे? नंबर एक। नंबर दो ये कि इससे तो नुकसान उन्होंने खुद भी किया, जमहूरियत का भी किया, पार्टी का भी नुकसान कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए और प्लेट में रख के नवाज शरीफ साहब को दे दी है सियासत। और नवाज शरीफ साहब के लिए मैदान खाली हो गया, उन्होंने अकेले भागना है, फिर भी चौथे नंबर पर आना है। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है और बयानिया जो बनाना चाह रहे हैं वो तो पिटा हुआ बयानिया है, क्योंकि बयानिया एक दफा उठा लें और से पीछे हट जाए और फिर आप उठाने की कोशिश करें तो बैठ जाता है। और दूसरा ये कि अगर आप, और जब आपके फैसले हो गए तो आपने बयानिया दोबारा वापस कर लिया। दोबारा वापस कर लिया। तो यहाँ तो मसला ये कि फैसले रिवर्स भी होते हैं। 2 रुकनी बेंच ने आपको बहाल किया है, 3 भाग पे आके आपको नाहल कर देंगे, फिर 4 वाला नाहल करेगा, 5 तो पिंग पोंग बॉल हम देख रहे हैं 65 साल तो चलती चली जा रही है। और अदालती निज़ाम पे सवालात उठ रहे हैं और सवालात का जवाब हमारे पास नहीं है। अगर आज आपने बरी कर दिया है अल-अज़ीज़िया के अंदर कल नवाज शरीफ साहब को, तो इसका मतलब पहला फैसला गलत था। तो पहला फैसला जिन्होंने किया उनको हम सजा होते हुए कब देखेंगे? आपका ख्याल है उनकी सजा होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। अगर देखे ना JIT को भी, सर मैं कह रहा हूँ JIT को भी, जो भी था, मैं कह रहा हूँ, मैं कह सर ये नैब तो खैर सर हमारे इदारे छोड़ देना, इन इदारों की तो बात ना करें। तो सिर्फ तो भी नवाज शरीफ साहब का मुतालबा ठीक है ना, साहब होना चाहिए। नहीं देखें सर, फिर उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है नवाज शरीफ साहब अपनी गलतियां, अपने जराइम, अपने बोग्स का भी तो इतराफ करके पहले अपने आप को कटहरे में पेश कर दें। दूसरी चीज़ ये कि आपने फिर आप आ गए कॉन्स्टिट्यूशनल आइन की बात करने, फिर आपने आइन की बात करते हुए भुट्टो साहब के 50 साल पुराना केस में तारीख ने बता दिया वो केस गलत था। मुझे तो भुट्टो साहब जिंदा चाहिए, मुझे तो अब जिंदा चाहिए। अगर जिसने वो सजाएं सुनाई थी उनका आप क्या एहतसाब करेंगे? वो खुद फौत हो चुके हैं। वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना आपको, नस्ला टावर आपने गिरा दिया, बेघर कर दिया लोगों को, तो क्या आप उस फैसला करने वाले को बेघर करेंगे? उसके बच्चों को भी सड़कों पे छोड़ेंगे, उनकी जायदाद भी जब्त करेंगे? फिर आपने नूर मुकद्दम केस के अंदर सजा सुना दी लेकिन आज तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई। APS आने के अंदर आपने सारे फांसी चढ़ गए जिन्होंने बच्चों की शहादतें की। एक आदमी सिविलियन कोर्ट में गया, वो आज तक बचा हुआ है। वो बच्ची जिसका पीर का मर्डर हुआ, रेप हुआ, उसकी वीडियो बन गई, उसने चेक कर लिया, उसको आपने नहीं कुछ किया। वो बच्ची जो जज की घर से गई थी उसको सर खोल दिया, उसको आपने क्या जवाब दिया? जो आप PI का रिकॉर्ड के अंदर अपना $1 अरब का नुकसान किया है अपने सियासी ढांचे की वजह से और फैसलों की वजह से। सर मेरा सवाल सुनिए ना सर चौधरी साहब, जब आपने रिकॉर्ड के अंदर $1 का नुकसान किया, वो किसी की जागीर थी, वो पैसा पाकिस्तानियों का, तो वो पैसा वापस करो भाई, टेबल पे पैसा वापस करो, उसको सजा दो। किससे पैसा मांगा जा रहा है और कौन हिसाब लेगा? जिसने फैसला किया था। अब सवाल सर ये है कि देखिए फाइज साहब हमारे पास एक ऐसी सूरत में आए कि उनको भी गिराने की कोशिश की, वो सिस्टम के खिलाफ खड़े थे, सिस्टम के खिलाफ चल पड़ा। तो हम समझते हैं कि 11 महीने बेहतरी कर लेंगे और हमारी उम्मीद भी है और हम इनसे एक्सपेक्ट भी करें। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप सब ये चीजें ठीक नहीं, फिर आपने कहा जी रातों रात अदालतें खुल गई, उन्होंने कहा जी नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो। भाई आपका क्या काम है? हम खरीदते, बेचते, डिले करते, मिन्नत समाजा करते, पॉलिटिक्स करते, हमारी पॉलिटिक्स थी ना। ठीक, आप उसमें भी आगे भी फिर जैसी वेव चली तो आप सिंपति, आपने जिधर सजाएं दे दी वहां सजा देना शुरू कर दी। आपने 23 आदमी हमारे शहीद हो गए कल के दिन, उससे पहले आपने ऑर्डर दे दिया कि जी भाई PI भी आपको चलानी आती है, स्टील में भी आपको चलानी आती है, रिकॉर्डिंग भी आपको चलाना आता है, सब कुछ आपको आता है, हर मामले में आप करते हैं काम, तो फिर आप मुल्क चलाएं, ज्यादा अच्छी तकदीर का फैसला कर लेंगे। लेकिन जब तक आप सजाएं देंगे, अब आप कहते हैं कि जी ताकतवर हल्के फैसला कर लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ आएंगे, इमरान खान आएंगे या जो भी आएगा, तो ताकतवर हल्के तब हम बड़ी जिम्मा तोपों का रुख की तरफ कर देंगे जब आप कहेंगे कि इस आदमी को जेल हो गई है और वो छुड़ा के ले जाए और कहें नहीं हम अपनी बदमाशी पे, अपने जोर बाजू पे कहेंगे खड़ा होगा, तो फिर तो आप उनको बोले आप खड़े होने वाले तो बने। अगर आप रोज पिंग पोंग बॉल खेलेंगे कि जी 2 ने किया, तीसरे ने बहाल किया, 4 ने बहाल किया, 5 ने डिस्क्वालीफाई किया, क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई, क्वालिटी डिस्क्वालीफाई,
जा रहा आ रही बॉल एक ही है, ठीक है जी? ठीक। तो हमें क्या इस मुल्क के अंदर फायदा हो रहा है? देखिए ना, अदालती निजाम के अंदर हमारे प्रॉब्लम ये होगी, 10-15 लाख रुपए की तनख्वाह इनकी, ठीक है, अल्लाह इनको दे जिस मुकाम पे ये बैठे हैं, सियासत ना करें, अपने आपस में एक दूसरे के खिलाफ चीजें करें, कौन इनसे इंसाफ मांगेगा? इनके ऊपर चार्जेस है। अच्छा सुनो एक बात, फिर सर ये वाहिद मुल्क है जिसमें अंबार लगा हुआ है, किराएदार घर के अंदर है, माने के मान सड़क पे बैठा हुआ है सालों साल से। इस अदालती निजाम के अंदर 3 महीने की वेकेशन है, समर और विंटर की छुट्टियां हैं। जैसे हमने रात दिन 24 घंटे बैठ के पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कर लिए और आम गरीब आदमी को कुछ दे दिया है, 3 महीने की छुट्टी मनाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, वैसे इसका मतलब ये हुआ कि आपका नुक्ता ये है कि जब तक अदालती निजाम नहीं तब्दील होगा पाकिस्तान तब्दील नहीं हो सकता। ये सवाल मैंने मुस्तफा नवाज खोखर साहब आपसे भी करना है कि क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अब इंप्रेशन ये हो जाता है कि जब एक बेंच बनता है ना, तो फैसले का पता चल जाता है पूरे पाकिस्तान को। इससे पहले एक 5 रुकनी बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सबको पता था कि इन्होंने फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के केसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये उसको बैन कर देंगे। और उसके बाद जब 6 रुकनी बेंच बना तो फिर फौरी तौर पर यह बहस शुरू होगी कि अब इन्होंने पिछला फैसला कालअदम करा देना। तो सब ये कहा जाता है कि अदालत को बदलें फिर पाकिस्तान बदलेगा। सही साहब, ये बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है कि जिस माशरे में इंसाफ खत्म हो जाए फिर उस माशरे के अंदर अनाकी फैलती है, क्योंकि इंसाफ के नापैद होने के बाद फिर कोई उसूल जब ये नहीं रहता, एतमाद नहीं रहता कि फलाना इदारा जो इंसाफ के लिए बनाया गया वो इंसाफ नहीं कर पा रहा, तो फिर लोग कानून अपने हाथों में लेना शुरू करते हैं। तो ये ग्रेजुअल एक अमल है। इस वक्त पाकिस्तान को 3 क्राइसिस का सामना है, 3 बहरानों को पाकिस्तान को सामना है। पहला है सियासी, ठीक, दूसरा है माशी, ठीक, और अब तीसरा बहरान कल का जो अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें हमारे 25 जवान शहीद हुए, हमारे सामने एक सिक्योरिटी का बहरान क्राइसिस वो भी मौजूद है। इन 3 बहरानों को आपने कैसे हल करना है? इन 3 बहरानों को हल करने के लिए इस वक्त मेरे ख्याल में जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। सारी की सारी सियासी जमातें इस अमल को ज़हनी और कल्बी तौर पे कबूल कर चुकी हैं कि इक़्तिदार का रास्ता जो है वो जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि गेट नंबर 4 के जरिए,